नमस्कार। महाराष्ट्र में आजकल भाषा को लेकर काफी गहमागमी है। जी हाँ। एक सरकारी आदेश आया और जैसे एक तूफान सा खड़ा हो गया। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम इसी की जरा तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जरूर। तो ये मामला शुरू हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मतलब NEP 2020। हाँ। इसके तहत स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने का एक प्रस्ताव था और फिर देखते ही देखते ये मराठी अस्मिता और वो क्या कहते हैं भाषाई पहचान की एक बड़ी बहस बन गया। सही बात है। तो आखिर हुआ क्या था, शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, अप्रैल 2025 में एक सरकारी आदेश आया था। अच्छा। उसमें कहा गया कि पहली से 5वीं कक्षा तक जो मराठी और अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हैं, उनमें हिंदी तीसरी भाषा के तौर पर जरूरी होगी। तीसरी भाषा? अच्छा, ये NEP के त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत था? हाँ बिल्कुल। NEP 2020 में 3 भाषाएं पढ़ाने की बात है, ये उसी का हिस्सा था। लेकिन फिर कुछ बदला भी? हाँ, यहीं पे मामला थोड़ा पेचीदा हुआ। जून 2025 में एक और संशोधित आदेश आया। ओके। इसमें हिंदी को वैकल्पिक तो कर दिया, पर एक शर्त लगा दी। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये थी कि अगर हिंदी के अलावा कोई दूसरी भारतीय भाषा चुननी है तो कम से कम 20 छात्र होने चाहिए उस भाषा के लिए। 20 छात्र कम से कम? जी। अब सोचिए, कई स्कूल, खासकर जैसे ग्रामीण इलाकों के स्कूल हैं, वहाँ एक क्लास में इतने बच्चे मिलना जो कोई और भाषा लेना चाहें, वो मुश्किल था। हाँ, ये तो मुश्किल है। तो हुआ ये कि व्यावहारिक रूप से हिंदी लगभग अनिवार्य ही बन गई। अच्छा, तो इसी शर्त ने फिर वो आग में घी डालने वाला काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। यहीं से वो मराठी अस्मिता वाला मुद्दा एकदम से गर्मा गया। कई मराठी संगठन और फिर राजनीतिक दल भी वो मैदान में कूद पड़े। जैसे कौन कौन? खासकर MNS के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना UBT के उद्धव ठाकरे। उन्होंने इसे सीधे सीधे मराठी भाषा और संस्कृति पर हमला करार दिया। और सिर्फ नेता ही नहीं, मराठी भाषा समिति जैसी संस्थाओं ने भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, भाई पहले से शिक्षकों की कमी है, ऐसे में ये नया बोझ कैसे उठाएंगे, शिक्षा की गुणवत्ता का क्या होगा। और विरोध सिर्फ बयानों तक ही नहीं रहा होगा, प्रदर्शन वगैरह भी हुए? हाँ, विरोध काफी उग्र था। MNS कार्यकर्ताओं ने तो मुंबई, ठाणे, नासिक जैसी जगहों पर हिंदी की पाठ्य पुस्तकें जलाने जैसे प्रदर्शन भी किए। अरे बाप रे। इस प्रतिक्रिया को समझने के लिए ना महाराष्ट्र के इतिहास को देखना थोड़ा जरूरी है। अच्छा, कैसे? देखिए, मराठी सिर्फ बातचीत की भाषा नहीं है, ये राज्य की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान का प्रतीक है। हाँ, वो संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन वाली बात। बिल्कुल। 1950 के दशक का वो आंदोलन जिसने भाषा के आधार पर महाराष्ट्र राज्य की मांग की थी, तो वो भावनाएं बहुत गहरी हैं। और इसे राजनीतिक रंग भी दिया गया है ना, BJP RSS के एजेंडे से जोड़ने की कोशिश हुई। कुछ दलों ने ये आरोप लगाया कि ये BJP और RSS का कथित हिंदी थोपने का एजेंडा है। अच्छा। और मार्च 2025 में RSS नेता सुरेश भैयाजी जोशी का एक बयान भी आया था मुंबई की भाषा पर। उससे भी इसको थोड़ी हवा मिली। वो क्या बयान था? उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि मुंबई की कोई एक भाषा नहीं है और सबको मराठी सीखना जरूरी नहीं। अच्छा। तो उसको भी इस विवाद से जोड़ा गया। अच्छा। और शिक्षाविदों का क्या कहना था इस पर, बच्चों के नजरिए से? शिक्षाविदों की भी अपनी चिंताएं थी। उनका कहना था कि भाई इतनी छोटी उम्र में 3 भाषाओं का बोझ बच्चों पर ज्यादा हो सकता है। उन्होंने 1999 का उदाहरण दिया, जब अंग्रेजी अनिवार्य की गई थी, तब भी ऐसा अनुभव रहा था कि मराठी और अंग्रेजी दोनों की गुणवत्ता पर असर पड़ा था। सही बात है। और स्कूलों में संसाधन, शिक्षक, वो सब तो हैं ही। वो तो एक व्यवहारिक चुनौती थी ही। शिक्षक पूरे नहीं, क्लासरूम कम, तो ये सब कैसे लागू होगा? यानी एक तरफ राजनीतिक और सांस्कृतिक चिंताएं, दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई और स्कूलों की जमीनी हकीकत। हाँ। वाकई ये कई परतों वाला मामला था। इसमें राजनीति ने कैसे अपनी भूमिका निभाई? राजनीति का पहलू तो बहुत ही अहम हो जाता है इसमें। और एक दिलचस्प बात ये हुई कि इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो काफी समय से अलग अलग राह पर थे, हाँ बिल्कुल, वो एक साथ आ गए। हाँ। कम से कम इस मुद्दे पर तो एक ही सुर में बोले। अच्छा, तो इससे चुनावों से जुड़कर देखा जा रहा था, BMC चुनाव वगैरह? हाँ, कई विश्लेषकों का यही मानना था कि ये आने वाले BMC और दूसरे स्थानीय निकाय चुनावों से पहले मराठी वोट बैंक को एक तरह से एकजुट करने की कोशिश है। और विपक्ष ने भी इसे भुनाया होगा। बिल्कुल, विपक्ष यानी MVA ने इसे BJP की कथित हिंदीकरण नीति के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तो जाहिर है सरकार पर दबाव तो काफी बढ़ गया होगा, बहुत ज्यादा। बढ़ते विरोध और इस राजनीतिक दबाव के चलते आखिरकार
29 जून 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने वो दोनों आदेश वापस ले लिए। दोनों, अप्रैल वाला भी और जून वाला भी। हाँ, 16 अप्रैल और 17 जून दोनों आदेश रद्द कर दिए गए। और मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया कि भाई मराठी को ही प्राथमिकता दी जाएगी और भाषा नीति पर सुझाव देने के लिए एक नई समिति बनाने की घोषणा की, डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में। तो क्या ये माना जाए कि ये सिर्फ राजनीतिक नुकसान से बचने की एक कोशिश थी? डर था कि कहीं ये मुद्दा और बड़ा ना हो जाए? काफी हद तक तो यही लगता है। शायद सरकार ने पिछले अनुभवों से सीखा हो, जैसे मराठा आरक्षण आंदोलन का अनुभव था। हाँ, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा था। बिल्कुल, तो शायद वो दोहराना नहीं चाहते थे। हालांकि ये भी देखना जरूरी है कि उद्धव ठाकरे ने भी ये साफ किया था कि उनका विरोध हिंदी भाषा से नहीं है, बल्कि उसे जबरन थोपने से है। हाँ, ये फर्क अहम है। ये बात तो है। और वैसे भी भारत में ये भाषाई विवाद कोई नई चीज तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। हमने तमिलनाडु में देखा है, कर्नाटक में देखा है, कई राज्यों में भाषा को लेकर आंदोलन हुए हैं। और महाराष्ट्र में संवैधानिक स्थिति क्या है? संवैधानिक रूप से महाराष्ट्र में मराठी ही आधिकारिक भाषा है। सरकारी कामकाज में उसका इस्तेमाल अनिवार्य है। तो ये पूरा मामला दिखाता है कि भाषा नीति कितनी संवेदनशील हो सकती है ना? बहुत संवेदनशील। और ये क्षेत्रीय पहचान से कितनी गहराई से जुड़ी होती है, ये भी साफ दिखता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे एक शिक्षा नीति से जुड़ा फैसला एक बड़े सांस्कृतिक और राजनीतिक बवंडर में तब्दील हो गया। जी। फिलहाल तो सरकार ने कदम पीछे खींच लिए हैं, एक समिति बन गई है और जैसा शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने कहा है, मराठी अनिवार्य रहेगी और हिंदी वैकल्पिक होगी। हाँ, तात्कालिक तौर पर तो मामला शांत हुआ है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है ना? क्या? कि भविष्य में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनेंगी और राज्यों की अपनी भाषाई पहचान है, उनके बीच संतुलन कैसे साधा जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये विवाद इस बात का संकेत देता है कि हमें राष्ट्रीय नीतियों में शायद ज्यादा लचीलेपन की जरूरत है, या फिर राज्यों के हिसाब से अलग-अलग समाधान